your goal is not enough. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आशा करता हूं आप सभी अपनी पढ़ाई घर में जारी रख रहे होंगे और बहुत ही सुविधापूर्ण तरीके से हम आपको स्टडी मटेरियल दिलवा रहे हैं। तो निश्चित तरीके से आप उसे डेली उसका रिवीजन कर रहे होंगे। आइए चालू करते हैं। जैसा कि पिछले पॉइंट्स में हमने बताया था 16 महाजनपदों के बारे में, उनमें से कुछ विभिन्न मुख्य महाजनपद जो हैं उनके बारे में हमने विश्लेषणात्मक तरीके से आपको बताया, उनका विस्तृत वर्णन करके बताया, जो मेंस और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब हम चालू करने वाले हैं 16 महाजनपदों में से मेन महाजनपद की, जिसके इर्द गिर्द अब हमारे प्राचीन भारत की रूपरेखा तैयार होगी और वहीं पर से इसकी रूपरेखा आगे की ओर बढ़ेगी, जो है मगध महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपद काल में मगध के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। अब मगध महाजनपद का विस्तार ही इस प्रकार हुआ था, जैसा कि हम देखते हैं कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज आ गई थी, लोहे की खोज प्रारंभ हो गई थी और उसके बाद अब जब लोहे के प्रयोग चालू हो गए तो कृषि क्षेत्र में तो विस्तार हुआ ही, साथ साथ विस्तारवाद और साम्राज्यवाद की नीतियों का भी विस्तार हुआ, जिसके कारण जनपद जो थे अब विस्तृत और बृहद भूभाग में बटे होने से अब धीरे धीरे महाजनपदों का रूप ले लेते हैं और उन्हीं महाजनपदों में संघर्ष चालू होता है, जिनमें से मगध ने अपना सर्वोच्च स्थान बनाया है। इसलिए आज हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अब पुराणों के अनुसार अगर इनके शासकों के बारे में देखा जाए तो पुराणों के अनुसार इनके शासक अलग थे, जबकि बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार इनके शासकों के बारे में कुछ अलग तरीके से बताया गया है, मगर हम बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार ही मगध के शासकों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम पुराणों के अनुसार देखते हैं। तो पुराणों के अनुसार जो था बृहदत्त वंश जो था, इन्होंने मगध में सर्वप्रथम शासन किया था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इनके संस्थापक जो थे बृहदत्त थे और जरासंध जो थे वह बृहदत्त का पुत्र था। आपको पता होगा जरासंध, जो कृष्ण के समकालीन थे और महाभारत में उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसलिए पुराणों में भी इनका उल्लेख किया गया है। यह पराक्रमी राजा थे, इन्होंने कंस जैसे महाप्रतापी राजा को हराया था, इसलिए जरासंध का नाम उल्लेख होता है बार बार। अब राज्य विस्तार इन्होंने मथुरा तक किया था। आपको याद होगा तो कृष्ण को कई बार युद्धों में हराया और इसी कारण जरासंध के बारे में काफी कुछ विशेष उल्लेखनीय बातें होती हैं। भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव भीम ने द्वंद्व युद्ध में इन्हें पराजित किया और इन्हें मार दिया। ठीक है, तो यह हुआ बृहदत्त वंश के बारे में। अगर पुराणों के अनुसार वर्णन देखेंगे तो बृहदत्त के बारे में और उसके बाद जो है जरासंध के बारे में, यह सब हमें पढ़ने को मिलता है, जिन्हें हमें याद रखना है। अब हम बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के अनुसार देखेंगे, क्योंकि इसी के अनुसार हमारे जो पढ़ाई की रूपरेखा है प्राचीन भारत की मगध के अनुसार वह तैयार होती है ना। तो जैन और बौद्ध धर्म के अनुसार मगध के शासक जो थे सर्वप्रथम वह हर्यक वंश के लोग कहलाए, अर्थात हर्यक वंश को ही सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का जो है प्रथम शासक वंश माना गया। ठीक है, अब इन्हें पितृहंता वंश कहते हैं। अब पितृहंता वंश क्यों कहते हैं इसके बारे में हम आगे अभी बात करते ही रहेंगे। ठीक है, इनकी स्थापना जो थी वह बिंबिसार ने की थी, अर्थात हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी और पहला शासक भी बिंबिसार कहलाया। अब जैन साहित्य में इसे श्रेणी कहा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, नामों में बार बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है, वही अजातशत्रु को कुड़िक कहा गया है। तो इसमें आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रखना है ना। श्रेणी कहा गया है बिंबिसार को। अब हम जैसा कि आज भी पढ़ते हैं कि वैवाहिक संबंधों को जिस तरह अकबर ने किया, जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, है ना, उसी प्रकार बिंबिसार ने भी वैवाहिक संबंधों के अनुसार अपने राज्यों की सीमा की रक्षा की और अपने राज्यों को आगे की ओर बढ़ाया, अर्थात साम्राज्यवाद की नीति भी अपनाई और क्या है, साथ साथ अपने राज्य की रक्षा भी की। ठीक है, तो इसके बारे में हम सर्वप्रथम वर्णन यहीं पर देखते हैं कि बिंबिसार ने विजयों और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य की रक्षा भी की और साम्राज्यवादी नीति का प्रतिपादन भी किया। अब प्रथम विवाह हम देखते हैं तो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना से जो था इन्होंने पहला विवाह किया। इस तरह से लिच्छवी गणराज्य जो था अब इनका यहाँ पर दोस्त बन गया, अर्थात इसमें मैत्रीपूर्ण संबंध की शुरुआत हो गई। अब वहीं द्वितीय विवाह की ओर देखें
तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से इन्होंने यहाँ पर शादी की। इस प्रकार कौशल नरेश जो इनके आसपास के पूरे साम्राज्य थे उनसे इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, तीसरा विवाह वहीं हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश की राजकुमारी मद्र, है ना, मध्य प्रदेश की राजकुमारी जो थी वह क्षेमा थी। तो क्षेमा से यहाँ पर विवाह किया इन्होंने और मध्य प्रदेश से भी अपने आक्रमणों को सुरक्षित किया। इस तरह हम देखते हैं बिंबिसार ने जो था वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य की रक्षा की। इसके अलावा बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अब यहाँ पर इन्होंने युद्ध के माध्यम से अंग महाजनपद को भी अपने साम्राज्य में मिलाकर मगध के साम्राज्य में विस्तार किया और उसकी शक्ति में वृद्धि की। बिंबिसार ने ही अपने राज्य वैद्य जीवक को जो था अवंती के नरेश चंद्र प्रद्योत को, है ना, जब यहाँ पर पांडु रोग अर्थात पीलिया हो गया था तो उसके उपचार के लिए भेजा था। इस तरह हम देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के साथ किया था। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर भी अपने राज्य की जो है अवंती से आक्रमणों से रक्षा कर ली थी। ठीक है, अब इसकी हत्या के बारे में देखें तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस वंश को पितृहत्या वंश कहते हैं, है ना, अर्थात यहाँ पर जो भी बैठा है वह अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी को प्राप्त करता है। इस कारण से इसे पितृहंता वंश कहते हैं, है ना दोस्तों। तो इसकी हत्या जो है वह पुत्र अजातशत्रु द्वारा की गई। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पितृहत्या वंश क्यों कहते हैं। अब इसकी हत्या भी इसके पुत्र द्वारा ही की जाएगी। तो आपको याद रखना है इसमें कोई हत्या की बात जो है वह पुत्र द्वारा ही उसके पिता की जाएगी। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं तो अजातशत्रु ने जो था बिंबिसार की हत्या की और गद्दी को हथिया लिया। अजातशत्रु का उपनाम जो है वह कुणिक है। ठीक है, इनका उपनाम कुणिक है। अपने पिता की हत्या करके इन्होंने राजगद्दी प्राप्त की। कौशल नरेश प्रसेनजीत को हराया। अब यहां पर देखने लायक बात यह है कि प्रसेनजीत जो थे यहां पर प्रसेनजीत की बहन से जो है बिंबिसार ने शादी की थी। अब जब अपने पिता की हत्या कर दिया तो कौशल नरेश की इनसे ठन गई, अर्थात इनसे क्रॉसओवर हो गया। इस कारण से कौशल नरेश प्रसेनजीत को इन्होंने हराया और लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को भी जीत लिया, है ना। अब देखिए लिच्छवी से भी यहाँ पर इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो निश्चित तरीके से जब अपने पिता की हत्या करेगा तो बाकी के तीन जो है राज्य, वह तीनों राज्य जो हैं इससे किसी न किसी तरीके से खफा हो ही जाएंगे, अर्थात इनके मत में अब विभाजन हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत को हरा दिया और लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध का अंग बना दिया और इस तरह इन्होंने साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया। अब इन्होंने वज्जी संघ से भी युद्ध लड़ा और दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि वज्जी संघ से युद्ध के दौरान रथ मूसल और महाशीलकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। ठीक है, रथ मूसल रथ पर फिट करके उसके बाद उसे काटने का हथियार टाइप का ऐसे कुछ बनाए थे और महाशीलकंटक जो है बड़े बड़े पत्थरों को खींचकर शत्रुओं के ऊपर यहां पर हमला करने की नीति, यही महाशीलकंटक कहलाती है। निश्चित तरीके से आपने बाहुबली पिक्चर में देखा होगा, तो वैसा ही है ना, रथ मूसल और महाशीलकंटक का हथियार के तौर पर यहां पर प्रयोग किया था। अब यहां पर याद करने लायक दोस्तों ये है कि गौतम बुद्ध के समकालीन थे और गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है वह इन्हीं के समकालीन यहां पर महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि किस राजा के समकालीन या मगध में उस टाइम में किस राजा का शासन हुआ करता था। तो आपको याद रखना है अजातशत्रु के समकालीन ही गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण की घटना जो हुई थी संपन्न हुई थी। इसके साथ साथ प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वह अजातशत्रु के टाइम पे ही होती है। अब इनकी जो हत्या है अजातशत्रु की वह इसके पुत्र उदयन द्वारा की जाती है ना। तो यहां पर सीरियल वाइज चल रहा है कि पुत्र द्वारा पिता की हत्या करके ही राजगद्दी को हथियाया गया, इसी कारण इसे पितृहंता वंश कहा गया। अब उदयन का जो उपनाम था वह उदयभद्र था। ठीक है, उदयभद्र था। अब उदयन के बारे में सबसे विशेष उल्लेखित पॉइंट है कि इन्होंने पाटलिपुत्र अर्थात वर्तमान का जो पटना नगर है उसकी स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी के रूप में अपनाया। परंतु इससे पूर्व जो थी मगध की राजधानी वह राजगृह थी। ठीक है, राजगृह इसके पूर्व की राजधानी थी और उदयन ने एक अलग से शहर की स्थापना की जिसे पाटलिपुत्र कहा गया और उसे फिर अपने राजधानी के रूप में अपनाया गया। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा गया है। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथों में अगर कहा जाए किसे पितृहंता कहा गया है तो उदयन को कहा गया है।
ठीक है, और जैन धर्म का यह अनुयायी था। आपको याद होगा कि उदयन जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था। अब इसकी हत्या के विषय में कई इतिहासकारों में मतभेद होता है। कई लोग बोलते हैं कि उसके अमात्य शिशुनाग द्वारा इसकी हत्या की गई, परंतु जो प्रचलित मत है, जो कई इतिहासकारों द्वारा सर्वमान्य है, कि इसकी हत्या अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू से घोंपकर हुई थी, अर्थात चाकू से किसी के द्वारा इसे मृत्यु के घाट उतार दिया गया। और इसके बाद जो है इसके जो बच्चे थे उन्होंने गद्दी संभाली, परंतु वह अयोग्य थे और उनके समय में मगध में हाहाकार हो गया। इस कारण से अंत में जनता द्वारा, है ना, इसके अमात्य जो थे शिशुनाग, उसको शासक के रूप में चुना गया। और इस प्रकार जो है आगे की जो घटना है वह नागवंश के रूप में हमें देखने को मिलती है। और इसी प्रकार जो है हर्यक वंश की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमने आज पढ़ा कि पुराणों और बौद्ध जैन ग्रंथों के अनुसार किस तरह मगध के साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ या इसके शासक किस प्रकार के थे। इसके साथ साथ हमने हर्यक वंश को कंप्लीटली पढ़ा। अब कुछ प्री के पॉइंट देख लेते हैं। तो पहले इसकी स्थापना हर्यक वंश की किसने की? तो बिंबिसार ने की। हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोलते हैं, ये कई क्वेश्चनों में पूछा चुका है, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है ना। बिंबिसार का उपनाम तो श्रेणी कहा गया, वहीं अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक कहा गया। तो ये दोनों आपके लिए प्री के पॉइंट बनते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, इनको आपको याद रखना हो रख सकते हैं वैवाहिक संबंधों को, या नहीं रख सकते, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यह है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। यदि यह क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार ने किस प्रकार वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज्य का बचाव किया, या किस प्रकार वैवाहिक संबंध के माध्यम से पड़ोसी राज्यों में शांति की स्थापना की और साथ साथ अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आपको वैवाहिक संबंधों को याद करने की स्थिति जरूर उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जो है तो वैद्य जीवक को भेजा था, राजवैद्य को, अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत के लिए। और पीलिया याद करने की जरूरत नहीं है, कोई रोग भी आप रोग लिख सकते हैं, और यदि याद रखना हो तो पीलिया कोई बड़ा शब्द नहीं है, आप याद कर सकते हैं। इनकी जो हत्या है वह आपको निश्चित तरीके से याद हो जाएगी यदि आप पितृहंता वंश याद कर लेंगे। तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा और अजातशत्रु की हत्या उदयन द्वारा होती है, ठीक है। वहीं अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वज्जी संघ से युद्ध में रथ मूसल और महाशील कंटक जैसे हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग जो था अजातशत्रु ने किया था, ठीक है। और महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध का, वह किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। वहीं एक अन्य फैक्ट देखें तो प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वह अजातशत्रु के समय काल में होती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी हत्या के बारे में। तो अजातशत्रु की हत्या उदयन द्वारा की जाती है। उदयन का जो उपनाम है वह उदयभद्र है, आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मगर पूछा भी जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर से यह बन के उठता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि किसके द्वारा पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया, या किसके द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई। अब इसको कुछ अलग तरीके से अगर पूछा जाए तो किस तरह पूछा सकता है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम राजगृह से अपनी राजधानी को परिवर्तित करके पाटलिपुत्र बनाया गया। तो सबको याद रहता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, मगर कई लोग इस चीज में फंस सकते हैं कि पहली बार राजधानी भी पाटलिपुत्र को उदयन ने ही बनाया था, ठीक है। इसके अलावा जहां पर बाकी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी दिखते हैं, वहीं पर उदयन जो थे वह जैन धर्म के अनुयायी यहां पर होते हैं, ठीक है। और इसके बाद यह अंतिम प्रमुख शासक था, ना कि अंतिम शासक था, ठीक है। अंतिम प्रमुख शासक उदयन हुआ, और इसके बाद इसके अमात्य जो है शिशुनाग है ना, इसको जनता ने यहाँ का शासक नियुक्त किया, और इसी के साथ नागवंश की कहानी चालू होती है। तो इस तरह फिर शिशु नागवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको हर्यक वंश के बारे में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, और इससे अलग कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएंगे। जिस तरह के मेंस और प्री के क्वेश्चन पूछे आते हैं उसके आधार पर हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया था। तो दोनों ही तरीके से हमने आपको स्पष्ट कर दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने अधिक से अधिक साथियों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे किसी भी तरीके की महाजनपद काल में मगध से लेकर कोई भी अगर डाउट्स हैं तो वह उनको क्लियर हो सके। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो निश्चित तरीके से हमसे आप कमेंट के माध्यम से जुड़कर अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। नमस्कार।